Hello guys, English Guru welcomes you in my new video and today we are going to learn passive voice, interrogative sentence and sentences and other sentences. तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले कि पैसिव वॉइस, अगर हमें पैसिव वॉइस चेंज करना है इंटेरोगेटिव WH वर्ड सेंटेंसेस का या फिर हमें अदर काइंड ऑफ जो हमारे पास पैसिव वॉइस चेंज करने के लिए सेंटेंसेस होते हैं तो उनको हम चेंज कैसे कर सकते हैं. सो लेट अस स्टार्ट विदाउट एनी डिले. My first sentence is she cooking food. So as I always tell you that I have to solve, I just solve the passive voice with 3 steps only. मैं अपने passive voice को सिर्फ 3 steps के अंदर करती हूँ. मैं इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस चेंज करूंगी, 3 स्टेप्स को फॉलो करूंगी. तो मेरा सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है, दैट आई आइडेंटिफाई व्हाट इज इट. सो सबसे पहले मेरा इज, दिस इज माय हेल्पिंग वर्ब, शी इज माय सब्जेक्ट, कुकिंग इज माय वर्ब एंड देन फूड इज माय ऑब्जेक्ट. पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर हमें ये फाइंड आउट करना है कि इसके अंदर ऑब्जेक्ट है या नहीं तो हमें व्हाट से और whom से हमें क्वेश्चन फॉर्म करना पड़ेगा. एंड अगर हमें उसका आंसर मिल जाता है तो इट मीन्स वी हैव एन ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस. बट इफ यू डोंट गेट द आंसर फॉर दोज क्वेश्चंस देन इट मीन्स वी डोंट हैव एनी ऑब्जेक्ट. और इन केस अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है सेंटेंस के अंदर तो हम उसका पैसिव वॉइस चेंज नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो ये जो है ना मेरे लिए यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन मुझे क्लियर हो गई है कि मेरे पास ये हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, वर्ब है और मेरे पास ऑब्जेक्ट. तो मेरे पास ऑब्जेक्ट है तो मैं इसका पैसिव वॉइस चेंज कर सकती हूँ. तो अब मुझे क्या है पता ये भी होना चाहिए कि वर्किंग रूल पैसिव वॉइस का क्या होता है. सो व्हाट इज द वर्किंग रूल ऑफ पैसिव वॉइस फॉर एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस. हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 and plus by plus subject and again question mark. Okay, so अब क्या होता है कि हम सबसे सेकेंड मेरा स्टेप आ जाता है that I interchange subject and object. So what is my object? मेरा object है food. Okay, then after it we'll write down the verb afterwards. Then by and what is my subject? शी. और शी मेरा किस में चेंज हो जाता है ऑब्जेक्टिव केस में आने के बाद हर में. ओके, नाउ मेरे पास हेल्पिंग वर्ब क्या है इज. तो जब पैसिव वॉइस में जब हेल्पिंग वर्ब जाएगी तो ये क्या बन जाएगी इज MR प्लस बीइंग. तो मुझे अगर फूड के अकॉर्डिंग इज लगाना है तो ये मेरा जाएगा इज बीइंग. बट ये चीज ध्यान रखना जो ये बीइंग है, देखो अब क्या है इज बीइंग एक कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब बन गई है. और जब भी हमारे पास कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब होती है और कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब्स को हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर यूज करते हैं तो फर्स्ट जो हेल्पिंग वर्ब है फर्स्ट ओनली फर्स्ट, उसके बाद चाहे 2 हो 3 हो वर्ड्स या 1 हो तो उसके बाकी के जो वर्ड्स हैं हेल्पिंग वर्ब के, कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब के, वो बाद में जाते हैं. ठीक है, ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट से के बाद में. ठीक है, अब मेरे पास पैसिव वॉइस है तो इसलिए ये जो बीइंग है ना वो इस यहाँ लिखा जाएगा, बीच में ऑब्जेक्ट आएगा और बीइंग ऑब्जेक्ट के बाद लिखा जाएगा. बीइंग ऑब्जेक्ट के बाद लिखा जाएगा. ओके, नाउ वर्ब 3 कुकिंग, सो कुक्ड. देखिए बहुत ही इजी तरीके से हमने इस इंटेरोगेटिव सेंटेंस को इसको पैसिव में चेंज कर दिया है. आप इंटेरोगेटिव को सिंपल में चेंज करोगे, सिंपल से फिर पैसिव बनाओगे, पैसिव को इंटेरोगेटिव में चेंज करोगे. इट्स वेरी लॉन्ग मेथड और बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है. आप वर्किंग रूल लर्न करो, वर्किंग रूल के अकॉर्डिंग चीजों को उनकी प्लेसेस पे रखते जाओ एंड बिलीव मी इट विल टेक हार्डली अ मिनट. Otherwise within 30 seconds, as the more practice you will give yourself, you will be very good in your passive voice, in changing passive voice. धीरे धीरे टाइम के साथ जितनी आप प्रैक्टिस करते जाओगे, आप वर्किंग रूल फॉलो करो, आपको कोई प्रॉब्लम होने ही नहीं वाली है. दिस इज माई गारंटी. ओके, सो दिस इज द आंसर. इज शी कुकिंग फूड? सो इज फूड
food being cooked by her. Okay, let us see one more example for clearing your all the doubts. For example, my example is, has he stolen my purse? This is my question. Okay, now let us follow the first step. First step is helping verb. Identify. This is my subject, this is verb, and this is my object. Write down the working rule of passive voice also. Here helping verb plus object plus verb 3 plus by plus subject question mark. Helping verb. Right now leave the space for helping verb. We'll talk about the object first. Interchange subject and object. What is my object? My purse. So my purse. What is my subject? He. So it will become him. By him. Let us talk about now helping verb. What is my helping verb? Has. And in passive, as I told you the table, जैसे कि मैंने आपको टेबल बताई थी, टेबल के अंदर अगर एक्टिव में हैज हैव दे रखा है तो पैसिव में क्या है, वो हैज बीन या हैव बीन में चला जाएगा. तो हैज बीन यूज करना है या हैव बीन यूज करना है, वो डिपेंड करता है. एक्टिव में डिपेंड करता है हमारे सब्जेक्ट के ऊपर और पैसिव में डिपेंड करता है हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर. इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगी या फिर प्लूरल होगी. ओके, सो यहाँ पे माई पर्स इज सिंगुलर, सो हियर इट विल बी has been. It will be has been, but has will be written here and been will be written after my purse. Has my purse been, and then verb 3 stolen. Already has have के साथ verb 3 आती है, तो मैं इसको as it is verb 3 लिख देती हूँ. So has my purse been stolen by him? Question क्या था? Has he stolen my purse? And my passive voice is, has my purse been stolen by him? I hope interrogative sentences आपको बहुत अच्छे से आ गए होंगे. Let us see an example for simple past or simple present sentence. है ना, अगर मान लो मेरा simple sentence दे रखा है कोई भी, उसका interrogative कैसे बनेगा, उसके इंटैरोगेटिव की कैसे बनेगी, उसके इंटैरोगेटिव का कैसे बनेगा, तो वो देख लेते हैं. सपोज he stole my purse. He stole my purse. अब मैं आपको यहाँ पे ये चीज बताना चाह रही हूँ कि अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है जिसमें सिर्फ वर्ब सेकेंड है और हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी है, ये सिंपल सेंटेंस है, तो इसको नेगेटिव, इसको इंटैरोगेटिव बनाने के लिए क्या है, हम डिड यूज करेंगे. डिड ही स्टील माई पर्स. अगर इसका इंटैरोगेटिव बनेगा तो इस तरीके से बनेगा. और जब मेरे पास इंटैरोगेटिव आ जाता है तो आप देखिए वर्किंग रूल बिल्कुल डिट्टो है, सेम ही है. हमारा पैसिव वॉइस चेंज करने का तरीका सिर्फ सिंपल सेंटेंस में चेंज होता है. जो सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट के जो सिंपल सेंटेंसेस में है उनमें हमें प्रॉब्लम आती है कि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स नहीं होती. बाकी इंटैरोगेटिव नेगेटिव और इंटैरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के सभी इंटैरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के लिए सभी टेंसेस में यही एक वर्किंग रूल होता है मेरा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. नो अदर वर्किंग रूल इज अप्लाइड. कोई अदर वर्किंग रूल नहीं होता है. सो आई होप इंटैरोगेटिव सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस चेंज करना आपको आ गया होगा. मैंने पिछले वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था. आई होप अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा है तो आपको उसका आंसर भी आ ही गया होगा. आप लोगों में से कितनों ने आंसर्स निकाला और क्या उसका आंसर निकला, तो वो मुझे बताइएगा, ठीक है. एंड देन पर्सनली आई एम गोइंग टू रिप्लाई यू. ओके, नाउ अब मैं बात करती हूँ WH वर्ड्स वाले क्वेश्चंस के पैसिव वॉइस बनाने के बारे में. सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन है, व्हाट आर यू डूइंग. मेरे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट आर यू डूइंग.
फर्स्ट स्टेप फॉलो करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं दिस इज अ WH वर्ड, तो व्हाट है, वेयर है, व्हेन है, हाउ मच है, ये जो चीजें हैं वो एज इट इज रहेंगी। इनको हम एज इट इज पैसिव में भी लिखेंगे। सो नो चेंज फॉर WH वर्ड एक्सेप्ट हु, whom, which, है ना। तो which बन जाता है by which, who बन जाता है by whom, और by whom अगर whom है, अगर मेरे पास एक्टिव में whom लिखा हुआ है तो वो पैसिव में आके who by बन जाता है। who पहले लिखेंगे, by हम बाद में लिखेंगे। I'll tell you the sentences, I'll give you the examples for that. Okay? अब क्या है मेरे पास WH वर्ड हो गया। इसके बाद ये क्या है, मेरी हेल्पिंग वर्ब है दिस इज। अब बहुत सारे बच्चे क्या है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ये मेरा सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। बेटा इस बात को पता करने के लिए आपको क्या है थोड़ा सा ध्यान देना होगा। सब्जेक्ट कौन होता है, जो एक्शन डूअर होता है, जो एक्शन करता है। ऑब्जेक्ट कौन होता है, जिसके ऊपर एक्शन परफॉर्म किया जाता है। What are you doing? तुम क्या कर रहे हो। तो कौन कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन कौन कर रहा है, तुम कर रहा है ना। तो ये मेरा सब्जेक्ट है, ये क्या है, मेरा सब्जेक्ट है। एंड दिस इज माय वर्ब। अगर ऐसा केस होता है कि मेरे पास सब्जेक्ट आता है यहाँ, तो मेरा वर्किंग रूल क्या होगा, यहाँ पे मैं सीधा हेल्पिंग वर्ब लिखूंगी, फिर मैं वर्ब 3 लिखूंगी और बाय प्लस सब्जेक्ट लिखूंगी एंड देन क्वेश्चन मार्क। अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट नहीं होता है, यहाँ सब्जेक्ट होता है, तो मैं क्या करूंगी, सी व्हाट विल रिमेन हियर ओनली, व्हाट यही रहेगा, इसको मैं कहीं चेंज नहीं करने वाली। लेकिन अगर यहाँ पे मेरे पास सब्जेक्ट है तो मैं उसे यहाँ बीच में मेंशन नहीं करने वाली हूं, तो मेरा पैसिव वॉइस क्या बनेगा, आर। तो इज एम आर जब एक्टिव में होता है तो पैसिव में क्या हो जाता है, इज एम आर प्लस बीइंग। सो इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। सो व्हाट। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि मैं किसको देख के हेल्पिंग वर्ब लगाऊं, कि मैं यहाँ पे तो मैम आर लगा हुआ है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है यू के अकॉर्डिंग। लेकिन जब आपके पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है ना पैसिव में, तो आप हेल्पिंग वर्ब लगाओगे व्हाट के अकॉर्डिंग, आप हेल्पिंग वर्ब लगाओगे व्हाट के अकॉर्डिंग। और व्हाट मतलब काम तो सिंगल ही किया जा रहा है ना, तो यहाँ पे सिंगुलर होगी यूज। सो व्हाट इज बीइंग एंड देन वर्ब 3 डन बाय यू। अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, इन वाले केसेस में क्या होता है, ये एक्सेप्शनल केसेस हैं। वैसे तो मैंने आपको क्या बताया था कि पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं है जो अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो। लेकिन यहाँ पे जो ये WH वर्ड है वो मेरा ऑब्जेक्ट की तरह पे, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट की तरह भी काम कर रहा है, और ऑब्जेक्ट और पैसिव वॉइस में मेरा ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। तो जो WH वर्ड वाले केसेस हैं इनमें मेरा काम चल जाएगा विदाउट ऑब्जेक्ट भी। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया, इसके अंदर मेरे पास ऑब्जेक्ट नहीं है। आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके बाद में नोट कर लीजिएगा, ये मेरा वर्किंग रूल है। अगर मेरे पास WH वाले सेंटेंसेस में अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो WH वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, देन वर्ब 3, देन बाय सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट है तो उसको, अगर सब्जेक्ट ऐसा है कि लिखना जरूरी है तो आप पैसिव में लिख सकते हो। अगर आपको लगता है कि लिखना जरूरी नहीं है तो आप रहने भी दे सकते हैं। अब एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जहां पे मेरे पास WH वाले वर्ड के अंदर ऑब्जेक्ट है। सो लेट अस, who teaches you English? तो अब इसके अंदर क्या है, मेरा WH वर्ड है, ओके। टीचर्स, दिस इज माय वर्ब। अब मेरे पास यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मुझे पैसिव वॉइस बनाते टाइम मुझे हेल्पिंग वर्ब के बारे में भी सोचना पड़ेगा। ये क्या है, मेरी वर्ब फर्स्ट प्लस एस और ES फॉर्म है, ठीक है। तो आपको अगर पैसिव वॉइस की अगर आपने टेबल याद की है तो आपको जरूर पता होगा कि जब हम इसको पैसिव वॉइस में लिखेंगे तो हम इसको क्या लिखेंगे, ओके। इसके बाद
टीचर्स यू। अब देखो यहाँ पे मुझे देखना पड़ेगा कि कौन एक्शन परफॉर्म कर रहा है, किसके ऊपर एक्शन परफॉर्म हो रहा है, कौन पढ़ा रहा है, कोई और पढ़ा रहा है, कोई तो पढ़ा रहा है, एक्शन परफॉर्म कौन रहा है, कोई और कर रहा है। सो हु इज माई सब्जेक्ट हियर, यहाँ पे क्या है मेरा हु सब्जेक्ट है, टीचर्स मेरी वर्ब है और यू मेरा ऑब्जेक्ट है। यू यहाँ पे तुम पर एक्शन हो रहा है ना, तुम्हें पढ़ाया जा रहा है, आएगा नहीं आएगा तो तुम पर एक्शन हुआ, तुम पर इफेक्ट हुआ, ठीक है, तो इसलिए मेरा यू ऑब्जेक्ट है और ये मेरा कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है, इसको मैं एज इट इज यही रखने वाली हूँ। तो चलिए चेंज करते हैं। सो हु, जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको कि हु किस में चेंज हो जाएगा, बाय हुम में, बाय हुम। अब WH वर्ड के बाद अगर आप इंटरोगेटिव बना रहे हैं ना, पैसिव बना रहे हैं, तो हमेशा ही WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो यहाँ पे मेरी आएगी हेल्पिंग वर्ब। अब जैसे मैंने पिछले सेंटेंस में आपको बताया था, अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो मैं डायरेक्ट वर्ब 3 लगाऊंगी, लेकिन अगर है, आई हैव एन ऑब्जेक्ट, अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट है तो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखूंगी, उसके बाद मैं वर्ब 3 लगाऊंगी, ओके, उसके बाद मैं ये कॉम्प्लीमेंट लिखूंगी जो भी मेरा यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए बाय हुम, अब वर्ब फर्स्ट प्लस एस और एस को जब मैं पैसिव में चेंज करती हूँ तो मैं इज एम आर यूज करती हूँ, बाय हुम। अब यहाँ पे मेरी हेल्पिंग वर्ब मैं किसके अकॉर्डिंग लगाऊं, मुझे ये प्रॉब्लम है। तो जब मेरे पास ऑब्जेक्ट होगा ना तो मैं ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, है ना, मेरे पास यू ऑब्जेक्ट है तो मैं ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगाऊंगी, बाय हुम आर यू taught English and here is my passive voice। बहुत ही इजी है ये, आपने whom का by whom में चेंज किया, आपने हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट वर्ब 3 और अगर कॉम्प्लीमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट लिखा, उसके बाद मेरे पास हेल्पिंग वर्ब जो है, अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो मैं WH वर्ड के अकॉर्डिंग ही मैं अपनी हेल्पिंग वर्ब को लगाऊंगी। अगर ऑब्जेक्ट है तो आएगा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद, और अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो मैं क्या करूंगी, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में वर्ब 3 लगाऊंगी। सो if you have got the point clear, then please write it in the comment box, and if you face any kind of problem then please write it in the comment box so that I can get to know about your problems, मुझे आप लोगों की प्रॉब्लम समझ में आए और मैं उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को सॉल्यूशंस दे पाऊं। चलिए अब एक ऐसा एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसमें मुझे whom से who पे चेंज करना है। सो whom are you laughing at? पिछले वाले सेंटेंस में मैंने क्या किया था, who से whom पे चेंज किया था, अब मैं whom से who बाय पे चेंज करूंगी। तो ये कैसे हम चेंज करने वाले हैं, देखिए whom का बन जाएगा who। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना फर्स्ट ये स्टेप हमने कर लिया, अब हम आइडेंटिफाई करेंगे कि मेरे पास सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मतलब वर्ब क्या क्या है। सो whom are, दिस इज माय हेल्पिंग वर्ब, यू, यू। अब ये यू क्या है, ये मेरा सब्जेक्ट है, लाफ कौन कर रहा है, यू, किसके ऊपर कर रहे हो, वो मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे एज इट इज, मतलब ऑब्जेक्टिव का केस कौन कर रहा है, whom कर रहा है, किसके ऊपर तुम हंस रहे हो, वो कौन है जिसके ऊपर तुम हंस रहे हो, है ना, किसके ऊपर तुम्हारे द्वारा हंसा जा रहा है। तो मेरा ये जो यू है ये मेरा सब्जेक्ट है और ये मेरी वर्ब है। सो अब आप मुझे बताइए, ये मेरा सब्जेक्ट है, अब मुझे यहाँ पे whom are you laughing at, अब मेरा वर्किंग रूल क्या बनेगा, हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि मेरे पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं लगाऊंगी, वर्ब 3 एंड देन बाय सब्जेक्ट if I have then I will use it, okay। whom
अब मैंने जैसे कि आपको बताया था कि अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट नहीं होता तो मैं इसके अकॉर्डिंग में हेल्पिंग वर्ब लगाऊंगी, हु इज बीइंग लाफ्ड एट। अब देखिए लाफ्ड एट इकट्ठा आएगा, लाफिंग एट, लाफ्ड एट इकट्ठा आएगा। क्यों आएगा लाफ्ड एट इकट्ठा? ये हमारी कुछ फ्रेजल प्रपोजिशंस होती हैं, जो फ्रेजल वर्ब्स होती हैं, ठीक है। अगर जैसे अप्लाई विद, अबाइड बाय, एग्री विद, तो ये इकट्ठी आती हैं, ठीक है। नोन टू, तो ये इकट्ठी आती हैं। तो अगर आपको किसी भी सेंटेंस के अंदर ये इकट्ठा हो मिलती है तो आपको ये यूज करनी पड़ेंगी। अब आप में से बहुत सारे बच्चे ये भी कह सकते हैं कि मैम लाफ्ड एट और बाय, दो प्रपोजिशंस हमारी इकट्ठी आ गई हैं। तो बेटा इन केसेस में हमारे पास दो प्रपोजिशंस इकट्ठी आएंगी। क्यों? क्योंकि एट जो है वो लाफ्ड के साथ है और जो बाय है वो हमारे पैसिव वॉइस के अकॉर्डिंग है। सो बाय यू, एंड हियर इज योर आंसर। देखो whom को मैंने who और बाय में चेंज किया है और मैंने who को बाय whom में चेंज कर दिया था। ओके, अब हम देखते हैं कि इंपैरेटिव सेंटेंसेस को हम पैसिव वॉइस के अंदर चेंज कैसे कर सकते हैं। सो इंपैरेटिव सेंटेंसेस को चेंज करने के लिए सबसे पहले मेरे पास एक इंपैरेटिव सेंटेंस होना चाहिए। सो हियर इज माय इंपैरेटिव सेंटेंस, ओपन द डोर। अब बात आती है कि इंपैरेटिव सेंटेंसेस एक्चुअली होते कौन से हैं। इंपैरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनके थ्रू हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, किसी को कमांड देते हैं, किसी को एडवाइस देते हैं, ठीक है। तो वो वाले सेंटेंसेस हमारे इंपैरेटिव होते हैं। आइडेंटिफिकेशन क्या होती है कि कोई भी सेंटेंस हमारा इंपैरेटिव सेंटेंस है। तो ये देखिए जो इंपैरेटिव सेंटेंसेस हैं वो सब्जेक्ट से शुरू ना हो करके वो हमेशा ही एक्शन वर्ड यानी मेन वर्ब से स्टार्ट होंगे। तो ये मेरी आइडेंटिफिकेशन है किसकी? इंपैरेटिव सेंटेंसेस की। सो ओपन द डोर, किसको खोला जा रहा है? डोर को खोला जा रहा है। तो डोर खुलेगा, डोर बंद होगा, डोर के ऊपर एक्शन हुआ, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट। सो इंपैरेटिव सेंटेंस के अंदर आपको ये वर्किंग रूल मिलता है। तो पैसिव में अगर हम इसको चेंज कर रहे हैं तो इसका क्या वर्किंग रूल होना चाहिए वो देख लेते हैं। हमारे इसके दो तरीके हैं। अगर मैं आपको दोनों ही तरीके बता देती हूँ। अगर हम लेट वाले तरीके से कर रहे हैं, ठीक है, तो लेट देन ऑब्जेक्ट देन बी एंड देन वर्ब 3। अगर मैं लेट वाले तरीके से इस चीज को कर रही हूँ, इस सेंटेंस को कर रही हूँ, तो लेट देन ऑब्जेक्ट देन बी then verb 3. So let, what is my object? The door. Let the door be opened. This is my passive. Let the door be opened. अब दूसरा तरीका क्या है कि देखिए अगर मेरे सेंटेंस के आगे प्लीज होता है तो ये होती है रिक्वेस्ट, ठीक है। लेकिन अगर सेंटेंस के आगे प्लीज नहीं है तो ये कमांड होती है, ऑर्डर होता है, किसी को एडवाइस भी हो सकती है, ठीक है। तो अगर मान लो मैं इसको ऑर्डर मान लेती हूँ, कमांड मान लेती हूँ, तो मैं इसका पैसिव वॉइस बना रही हूँ, यू आर ऑर्डर्ड। लिखने के बाद मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ टू, एंड आफ्टर दैट सेम सेंटेंस, टू ओपन द डोर। अब इस तरीके से हम बहुत सारे सेंटेंसेस को कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। सपोज इंस्टेड ऑफ ओपन हियर इज क्लोज, देन व्हाट विल बी द चेंज? हियर इंस्टेड ऑफ ओपन्ड हियर इट विल बी क्लोज्ड, हियर इट विल आल्सो बी close. Now, in this way, any imperative sentence can be changed. But there is a thing that ये वाला जो तरीका है वो हर imperative sentence पे लागू नहीं होता है, लेकिन इस तरीके से आप हर imperative sentence को passive voice में change कर सकते हैं। अब ये तो बात हुई कि जब हमारे पास
इंपैरेटिव सेंटेंस डायरेक्ट वर्ब से शुरू होते हो तो हम इस तरीके से उनको पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरे पास एक्टिव वॉइस में ही लेट दिया हुआ हो, अगर मेरे पास एक्टिव वॉइस में ही लेट दिया हुआ हो तो हम क्या करेंगे? लेट हिम डू इट। मेरा एक्टिव वॉइस ही लेट से शुरू हो रहा है तो मैं पैसिव में क्या करूंगी? सी, लेट इज माई, लेट को मैं एज इट इज रखूंगी। हिम, ही इज सब्जेक्ट। काम कौन कर रहा है? वो कर रहा है ना, तो ये मेरा सब्जेक्ट है। डू इज माई वर्ब है, इट माई ऑब्जेक्ट। क्या किया जा रहा है? इट इज, इसे, ठीक है। सो पैसिव वॉइस में मेरा लेट एज इट इज रहेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद मेरा बी रहेगा, वर्ब 3 रहेगा, ओके। और जैसे कि हम इंपैरेटिव सेंटेंसेस के अंदर वैसे ही हम सब्जेक्ट को नेग्लिजिबल मानते हैं तो सब्जेक्ट को आप छोड़ दीजिए। सो लेट इट, ओके, बी डन। सो लेट इट बी डन। अगर मेरा एक्टिव वॉइस लेट से शुरू हो रहा है तो मैं पैसिव में क्या करूंगी? लेट को एज इट इज रखूंगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट रखूंगी, फिर बी रखूंगी, उसके बाद मैं वर्ब 3 रखूंगी। आप देख रहे हैं पैसिव वॉइस का जो वर्किंग रूल है वो सेम है, चाहे आपका कंपैरेटिव सेंटेंस लेट से हो चाहे विदाउट लेट से हो। लेकिन ये चीज ध्यान रखिएगा कि लेट वाले तरीके से हर इंपैरेटिव सेंटेंस का पैसिव चेंज नहीं हो सकता है। तो आप यू आर ऑर्डर्ड, यू आर एडवाइज्ड, यू आर रिक्वेस्टेड। रिक्वेस्टेड तब आएगा जब आपके पास प्लीज लिखा हुआ होता है सेंटेंस के अंदर। सपोज प्लीज ओपन द डोर, देन यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर। अब एक तरीका देख लेते हैं। सपोज हमारा लेट जो है अगर अस से फॉलो होता है, लेट अस प्ले। जब लेट, अब उसमें तो क्या था? लेट हिम डू, लेट हर डू, लेट हिम गो, है ना, ऐसे वाले सेंटेंसेस होते हैं। लेकिन अगर लेट अगर अस से फॉलो होता है, इट मीन्स ये एक एडवाइस है, ये एक एडवाइस है। और इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? इट इज suggested that we should play। इसका पैसिव वॉइस इस तरीके से बनेगा, it is suggested that we should play। This is the passive voice of such kind of imperative sentences। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं हम, और नेक्स्ट स्टेप है हमारा, अगर इट इज टाइम वाले हमारे पास सेंटेंसेस होते हैं तो उनके अंदर हमें क्या करना चाहिए? सपोज इट इज टाइम टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम। ओके, इस केस में या हमारे पास इट इज टाइम हो या देयर इज टाइम हो तो हम इस फ्रेज को इकट्ठा एज इट इज रखते हैं। जो इट इज टाइम है दैट विल रिमेन सेम, इट इज टाइम सेम रहेगा। तो मेरा पैसिव में मुझे इसे एज इट इज लिखना है, इट इज टाइम। आफ्टर दैट आई विल राइट डाउन फोर, देन ऑब्जेक्ट, ओके, देन टू बी एंड देन वर्ब 3। सो लेट अस सी, इट इज टाइम है मेरे पास, ये मेरी वर्ब होती है। अब जो इट इज टाइम होता है वाले सेंटेंसेस होते हैं उसमें मैं टू इन्फिनेटिव यूज करती हूँ एक्टिव वॉइस में। सो टू प्रिपेयर, टू प्लस वर्ब फर्स्ट जब हमारे पास होती है तो वो टू इन्फिनेटिव होती है। अब देखिए टू क्या है, प्रपोजिशन की तरह भी यूज होती है और टू इन्फिनेटिव की तरह भी यूज होती है। तो ऐसे केसेस जहाँ पे टू के बाद वर्ब फर्स्ट आने के बाद वो चेंज ही ना होती हो, किसी भी टेंस वगैरह का कोई फर्क ही ना पड़ता हो, तो वहां पे वो टू इन्फिनेटिव है। और सपोज आई एम गोइंग टू स्कूल, तो टू के बाद जब नाउन आता है तो वो प्रपोजिशन होती है, लेकिन अगर टू के बाद वर्ब आती है तो वो
टू इन्फिनेटिव होता है. ही इज गोइंग टू स्कूल. स्कूल इज अ नाउन. सो टू इज अ प्रपोजिशन. टू मतलब वो स्कूल जा रहा है, स्कूल जा रहा है वो, तो टू स्कूल, टू प्रपोजिशन है. अब टू प्रिपेयर, टू के बाद मेरे पास वर्ब है, तो ये जो टू है वो टू इन्फिनेटिव है. ओके, सो इट इज टाइम फॉर, इट इज टाइम, ऑलरेडी यहाँ पे फोर हुआ है, हो है, तो ऐसे केसेस बहुत कम मिलते हैं आपको जहाँ पे ऑलरेडी फोर होता है, हो या ना हो, पर हमें ऑब्जेक्ट से पहले फोर लगाना है. इट इज टाइम फॉर एग्जाम्स, फॉर एग्जाम टू बी प्रिपेयर्ड. इट इज टाइम फॉर एग्जाम टू बी प्रिपेयर्ड. चाहे इट इज टाइम हो या देयर इज टाइम हो, हमारे ये इस तरीके से चलेंगे. ओके, सो आई होप द थिंग्स आर वेरी क्लियर टू यू. अब सपोज मेरे पास अगर ऑब्जेक्ट ना हो, अगर मेरे पास इट इज टाइम वाले सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट ना हो, तो देखिए इट इज टाइम टू स्लीप. सो क्या होगा यहाँ पे, it is time as it is to sleep. This is just to infinitive, और to infinitive का passive क्या बनता है, to be plus verb 3. So आंसर क्या बनेगा, it is time to be slept, to be slept. So it is time to be slept. एक और एग्जाम्पल देखिए. Suppose there is nothing to buy. So मैंने आपको जैसे बताया, जब there वाले sentences होते हैं तो उनमें भी यही तरीका होगा. So there is nothing will remain same, there is nothing will remain same, and to infinitive ये बन जाएगा to be plus verb 3. So passive voice क्या बन जाएगा, there is nothing to be bought, there is nothing to be bought. bought B-O-U-G-H-T, ये verb buy की थर्ड फॉर्म होती है. वर्ब्स में अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो मैंने एक फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स के लिए इजी ट्रिक्स की एक वीडियो बनाई है, आप उसे देख सकते हैं. दैट विल श्योरली हेल्प यू. This was all from my side regarding passive voice. Today we have completed the chapter, completed this topic, passive voice. I hope you have understood the topic. If you have any problem, again and again I'm asking you, please write it in the comment box. And if you like the channel, then please subscribe the channel. If you like the video, then like it, share it with your friends, subscribe the channel and give me some motivation. I also need some motivation so that इस तरह की वीडियोस जो है मैं आप लोगों के लिए बनाती रहूं, तो उसके लिए मुझे भी मोटिवेशन की जरूरत है. मुझे मोटिवेट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.